ओके, वेलकम बैक क्लास। चैप्टर नंबर 6 या हमारे जो CLO नंबर 3 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के कोर्स में, उसमें हमारे पास जो अब मेजर पोर्शन जो रह चुका है वो BJT के एम्पलीफायर्स का है कि हम एम्पलीफायर्स पे बहुत ज़्यादा स्विचिंग तो हमने देख ली कि स्विचिंग के लिए आपको 2 रीजन्स में स्विच कराना ज़रूरी होगा, और वो कौन कौन से होंगे स्विचिंग के लिए। आपको 2 रीजन्स में जाना ज़रूरी होगा, जिसमें से एक होगा कट ऑफ, एक होगा कट ऑफ और दूसरा होगा सैचुरेशन। और ये भी हमें पता है कि वो कट ऑफ में जाने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास जो दोनों जंक्शंस हैं वो रिवर्स बायस हो जाए, और सैचुरेशन के लिए दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाए। ठीक है, असल में अभी तक जो आप DC एनालिसिस या DC बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायस, ये बायसिंग के जितने भी मेथड्स आपने पढ़े हैं वो एम्पलीफायर की एक पोर्शन ऑफ द सिग्नल है। ठीक है, तो अब एम्पलीफायर्स के लिए एक चीज़ तो हमें पता है कि हमारे पास जो हमें ऑपरेशन करवाना होगा वो लीनियर ऑपरेशन करवाना होगा एक, और उसे एक्टिव रीजन में होना उसका ज़रूरी है, तभी जाकर एक अच्छा एम्पलीफायर डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर जैसा कि मैंने पहले बताया उसके 2 पोर्शंस हैं आपके लिए। एक पोर्शन तो DC एनालिसिस का है या DC सर्किट के लिहाज से है, उसके आपने 2 मेजर सर्किट्स पढ़े, उसके अलावा भी अभी आपने पढ़े, लेकिन 2 मेजर हैं जिनमें बता सकते हैं कौन सी बाइसिंग है ये? वोल्टेज डीसी जी, कौन सी बाइसिंग है? वोल्टेज सर डीसी क्या बायस वोल्टेज? DC बाइस, DC बाइस या इसे फिक्स बाइस भी कहा जाता है। ठीक है, उसके लिहाज से आपने सारे फार्मूलाज भी देखे, और इसी में आप थोड़ी सी चेंज कर दें तो ये आपके पास दूसरे सर्किट की कन्फिग्रेशन बन जाती है। जी, कौन सी बाइसिंग है? वोल्टेज डिवाइडर बस वोल्टेज डिवाइडर बाइस। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बाइस एफिशिएंट है, अच्छा वर्क करता है, आपके पास सोर्स कम लगानी पड़ती है आपको, लेकिन एक इशू इसमें मौजूद है, और वो इशू क्या है? वोल्टेज सर डिवाइडर आ बाइस रही का के एक, जो ये जो आ रही जी जी, सर यहाँ पे जो इशू बीडी उसे कहा गया था लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट है सर। क्या था लोडिंग इफेक्ट? सर जब हमारे पास बीडीसी आर ई बीडीसी आ रही हो आर इन जी जी, आर इन बेस में आ रही हो और वो R2 के साथ पैरेलल में हो, और वो R2 यस सर से 10 टाइम्स ग्रेटर ना हो। ठीक है, तो उस इफेक्ट को निगलेक्ट किया जा सकता है। अगर आपका R2 जो है 10 टाइम्स स्मॉलर होगा उससे, आर इन बेस RE से, तो फिर वो अफेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज वो अफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये यस जो 2 सर्किट्स हैं ये दोनों, एक आपके पास वोल्टेज डिवाइडर बायस है और एक आपके पास DC बायस है, लेकिन ये दोनों के दोनों DC एनालिसिस में यूज होते हैं ऐसे ही। बिल्कुल सर। और DC एनालिसिस में आपको पता है कि आप ग्राफ के किस पोर्शन तक पहुंचते हो? सैचुरेशन पॉइंट कर लेते हो, कट ऑफ पॉइंट कर लेते हो, उसके बाद आप क्यू पॉइंट फाइंड कर लेते हो। इसकी वजह से आपको ये लिमिट मिल जाती है, ये लिमिट मिल जाती है, करंट के लिए आपको ये लिमिट मिलती है और ये लिमिट मिलती है। क्यू पॉइंट से आपको रेफरेंस पॉइंट्स मिल जाते हैं।
कि आखिर वो ओरिजिन रेफरेंस करना से होगा और कहाँ के बाद अचीव करना है, ठीक है। तो ये क्यू पॉइंट, ये सेचुरेशन, और ये आपके पास कट ऑफ, और ये एरिया आपको आईसी के लिए शो करता है और ये आपको वीसी के लिए शो करता है। अब नेक्स्ट चीज़ थी कि कितना पीक हो सकता है या क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। वो जो एसी की जितनी भी वेव फॉर्म थी उसके लिए यूज़ होगा एसी एनालिसिस, ठीक है। इसका मतलब है आपने बायसिंग कर ली और तमाम चीज़ें कर ली हैं। अब इसका मतलब है कि आप जब एम्पलीफाई करना चाहते हो तो एम्पलीफाई करने के लिए ज़रूरी क्या है कि एसी सोर्स तो कनेक्ट की जाए। कोई एसी इनपुट आएगी तो कोई एसी आउटपुट में आएगी जो कि एम्पलीफाइड होगी। एम्पलीफायर का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोग को याद है एम्पलीफायर का गेन का फार्मूला क्या है? यस सर, ए बी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट डिवाइडिंग बाय इनपुट, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई वोल्टेज गेन की बात नहीं की, मैंने कोई करंट गेन की बात नहीं की। गेन मीन्स आउटपुट डिवाइडिंग बाय इनपुट। अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूं तो क्या आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय। एक्सीलेंट, और उसे ए वी लिखा जाएगा। अगर मैं करंट गेन की बात करूं तो ए आई आउटपुट लिखा करंट जाएगा, अगर आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय इनपुट करंट। और अगर पावर गेन की बात की जाए तो आउटपुट पावर डिवाइडिंग बाय इनपुट पावर, और उसे लिखा जाएगा ए पी, ठीक है। तो ए वी के लिहाज से आपको फार्मूला भी बताया गया था वोल्टेज गेन, याद है यस सर, किसी को? आर आर जी, आर ई डिवाइडेड बाय आर सी डिवाइडेड बाय आर सी डिवाइडिंग बाय आर ई डैश, ठीक है। और वो फार्मूला उस वक्त था जब आपको इस तरह का सर्किट गिवन था कि इसमें आर ई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, ठीक है। अगर क्योंकि आपके पास जो इनपुट करंट था वो उसमें आपके पास, अगर आपने याद हो तो वी बी कैलकुलेट किया था। वी बी आपके पास आ रहा था आई बी आर ई, के आपके पास बेस पर कितना करंट आ रहा है। खैर इसमें मैं आगे चीज़ों पे जाता हूँ। तो इसका मतलब है हमें गेन चीज़ें अचीव करनी है और उसके लिए इनपुट करंट का होना ज़रूरी है या वोल्टेज का होना ज़रूरी है और आउटपुट वोल्टेज का होना भी ज़रूरी है। तो इनपुट आप प्रोवाइड करोगे यहाँ से, बेस से। ये एसी का सिंबल है और मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इनपुट जो आपके पास आ रही है वो आपके पास आ रही है बेस से। इसी तरह से यहाँ पर जो इनपुट आ रही होगी वो कहाँ पे आ रही होगी? बेस, ठीक है। आप लोगों में से ये जो कैपेसिटर यहाँ पे यूज हुआ है ना, इसे कहा जाता है कपलिंग कैपेसिटर। बता सकते हैं इसका ये लगाया क्यों, जहन में क्या आता है? जो डीसी हमारे पास आ रहा है सर, इसे नेग्लेक्ट करें क्योंकि ऐसे डीसी तो पास ही नहीं होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हम ये चाहते हैं कि हमारा एसी का फ्लो इस डायरेक्शन में हो और फिर उसके बाद ये कहाँ पे जा रहा हो? बेस पे जा रहा हो, और फिर एम्पलीफायर होकर कहाँ पर मिल रहा हो? हमें कलेक्टर में मिल रहा हो, ठीक है। लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे पास जो डीसी यहाँ से आ रहा है उसका फ्लो इस डायरेक्शन में हो जाए, क्योंकि वो एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका जो करंट है वो लॉसेस में जा रहा होंगे। मीन्स वोल्टेज तो होगा लेकिन करंट बहुत ज़्यादा कम होगा। इसलिए डीसी को ब्लॉक करने के लिए ये कैपेसिटर यूज़ की गई। एक्सीलेंट, ठीक है। तो आप नहीं चाहते कि ये चीज़ें ऐसी हो, आप ये चाहते हैं कि यहाँ से जो करंट आ रहा है उसकी भी डायरेक्शन यही हो और उसकी भी डायरेक्शन यही हो। तो इस वजह से कि वो दोबारा सम अप हो रहे हो और वो इंक्रीज कर रहे हैं, वो गेन लेकर आ रहे हैं, वो लॉसेस लेकर ना आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको इसको यहाँ पर रखना पड़ता है, ठीक। अब चूंकि आप आउटपुट रिसीव करते हो कलेक्टर से, कलेक्टर पर ही आप कलेक्ट कर रहे होते हो, तो आप लोड रजिस्टर कहाँ पर कनेक्ट करोगे? यहाँ। यहाँ पर हमने कैपेसिटर क्यों लगाया लोड रजिस्टर के साथ, बता सकते हैं कोई? इसे भी कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। एम्पलीफाइड फिगर मिले जो सर्किट की बायस वोल्टेज है वो ना है। हाँ, और इस एक और चीज़ हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर क्यू पॉइंट वेरी करेगा इस पॉइंट से तो क्या उससे क्या होगा? अगर क्यू पॉइंट वेरी करेगा, इस पॉइंट से इस तरफ आ जाएगा या इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा, सर अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी पैदा होगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पास क्यों। और दूसरा ये चीज़ है कि जैसे अभी मुबीन ने कहा कि ये VCE है, अगर
इसमें चेंज आ जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी, जैसे कि अनीस ने कहा। और अगर आईसी मूव कर जाता है तब भी अनस्टेबिलिटी आएगी। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें अपने पॉइंट पर फिक्स्ड रहें, जो हमने सेट की है वो फिक्स्ड रहे। इसलिए हम यहाँ पर भी एक कैपेसिटर यूज़ करते और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन दोनों कैपेसिटर्स को कहा जाता है कपलिंग कैपेसिटर्स, ताकि आपके पास नए इनपुट में कोई करंट जितना। इसका मतलब क्या होगा कि ये सारा के सारा बाइसिंग होगी, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इनपुट वोल्टेज आएगा, जिसकी वजह से करंट आएगा और उसकी वजह से आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी। तो फाइनली आपको इनपुट और आउटपुट में आपको एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा होगा ड्यू टू दिस एक्टिव रीजन में रहने की वजह से, और एक स्टेबल चीज़ आएगी, ठीक है। एक चीज़ और आती है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में, वो कैपेसिटर आता है यहाँ पर। सिर्फ एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को कहा जाता है बाईपास कैपेसिटर। बता सकता है कोई क्यों? ठीक है। असल में अगर आप ये बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाते और यहाँ पे आर ई मौजूद होता है, तो आपके गेन का फार्मूला बन जाता है आर सी डिवाइडिंग बाय आर ई डैश, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड होगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक तो इमीटर की टर्मिनल की रेजिस्टेंस है जो कि आर ई डैश है, और एक ये रेजिस्टेंस है जो कि आर ई है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, गेन ज़्यादा होगा कम होगा? गेन कम होगा सर फिर। गेन कम होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं इस आर ई का ये हम यूज क्यों करना पड़ा हमें ये आर ई? सर वो तो उसके लिए ना कि हमारा R2 की वैल्यू पे हो रहा चेंज रहा है। नहीं, आर ई हमने यूज क्यों किया था? मैंने अभी लेक्चर एंड होने से पहले आपको जो प्रीवियस लेक्चर में बताया, उसमें यही बताया कि आर ई सर क्यों यूज VR2 कर। और RE जो जी 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 जी, ननी से बताया, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सर R2 RE हमारे क्योंकि साथ पैरेलल है सर। क्योंकि R2 और Rn बेस पैरेलल में लेकर आने होते हैं। अगर Re नहीं होता तो वो डीसी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए हमें डीसी के लिहाज से तो Re की ज़रूरत है, लेकिन वही डीसी के लिहाज से Re हमें यूज़ हो रहा है ताकि R2 बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो जाए और Rn बेस बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाए, ताकि लोडिंग इफेक्ट को ख़त्म किया जा सके। लेकिन उसी के दौरान आप देख रहे हैं कि Re अगर यहाँ पर मौजूद होगा तो आपके गेन को अफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस आर ई को निगलेक्ट किया जाए। इसको निगलेक्ट करने का तरीका ये है कि इसके साथ एक बाईपास कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एसी करंट वो तमाम का तमाम यहाँ से फ्लो कर जाता है और आपका आर ई टोटली निगलेक्ट हो जाता है। उसमें से कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। क्योंकि जब कैपेसिटर से एसी करंट पास होता है तो वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है? सर बिल्कुल है ही नहीं सर, 0 होती है। ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो बहुत स्मॉलर होगा आर ई से। तो इसलिए जब दो रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो आर ई निगलेक्ट हो जाएगा, जो कि आपने अभी अभी स्टडी किया था कि कैसे निगलेक्ट होता है। तो इस लिहाज से फिर आर ई यहाँ पर नहीं आएगा और आपका गेन का फार्मूला दोबारा से ही बन जाएगा। इसलिए बाईपास यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअली ये आपका एक पूरा का पूरा सर्किट है जो कि एक एम्पलीफायर को शो करता है, जिसे कहा जाता है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। तो अगर मैं इसे कॉमन इमिटर कह रहा हूँ, तो अभी मैं इस चीज़ की आपको दोबारा वजाहत कर देता हूँ। तो आपके पास जो एम्पलीफायर्स हैं उनकी बेसिकली 3 तरह की कन्फिग्रेशंस हैं। उनकी डिटेल सर्किट्स हम देखेंगे तो उसकी कन्फिग्रेशंस हैं, ठीक है। 3 तरह की है। एक को कहा जाता है कॉमन इमिटर, ठीक है। एक को कहा जाता है कॉमन बेस, और एक को कहा जाता है कॉमन कलेक्टर। तो ये 3 तरह की कन्फिग्रेशन है। इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन है, ठीक है।
जिसको हम बिल्कुल स्टार्ट में स्टडी भी उसी को करेंगे, लेकिन इसको बड़े बड़े मैं थोड़ा सा डिफरेंटली बताता हूँ इन कन्फिग्रेशंस को। मैं अगर ट्रांजिस्टर को बता दूँ, आज आप एज्यूम कर लेंगे ये जो ट्रांजिस्टर है उसमें तमाम डीसी बाइसिंग हुई हुई है, ठीक है। तो अगर इनपुट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है बेस पर, एसी इनपुट की बात करो, ठीक है, और आउटपुट कलेक्टर से ली गई है, तो एक टर्मिनल रह जाता है जो कि कॉमन है, जिस पर ना ही कोई इनपुट है और ना ही कोई आउटपुट है। वो कौन सा टर्मिनल है? इमीटर। तो इसलिए इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन उसे कहा जाता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि अयूब ने भी बताया, ठीक है। फिर हम ये करते हैं कि हम कलेक्टर की बजाय इमीटर से आउटपुट ले लेते हैं। एसी आउटपुट की बात करो, ठीक है, मींस हम जो लोड रजिस्टर कनेक्ट कर रहे होंगे वो यहाँ पे कर रहे होंगे। तो एक ही टर्मिनल रह जाता है कलेक्टर, जिस पर ना ही कोई इनपुट आ रही है और ना ही कोई आउटपुट आ रही है, और वो कॉमन है। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहा जाता है? कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और एक और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें इनपुट बेस पे प्रोवाइड नहीं की जाती, इनपुट प्रोवाइड की जाती है इमीटर पर और आउटपुट ली जाती है कलेक्टर से। तो एक ही टर्मिनल कॉमन रह जाता है जिस पर ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट हो, कौन सा टर्मिनल है? बेस। और उस कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आगे आपको नजर आएंगी चीज़ें। और जब भी एसी इनपुट की बात होती है, उसका मतलब क्या है कि आपके पास एक एसी सोर्स है और एक कैपेसिटर है, इसे हमेशा इनपुट कहा जाता है। और जब भी आउटपुट की बात होती है तो उसका मतलब है कि एक कैपेसिटर है और एक लोड रजिस्टर, ठीक है। तो इनपुट का मतलब अगर वो बेस पे लगता है, और जेनेरिकली आपके पास बेस हमेशा इनपुट के लिए यूज होती है और कलेक्टर हमेशा आउटपुट के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये तीन किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है जिनको वन बाय वन स्टडी करना है। तो ये बीजेटी एम्पलीफायर है, तो ये एक एम्पलीफायर है। देखिए इस डायग्राम में या जो मैंने अभी पहले डायग्राम बनाई, कोई डिफरेंस है? जी सर जी जी बोले। नो सर, नहीं है सर, वेट कैपेसिटर ठीक वगैरह है, लगा है। ठीक। सिर्फ हमने क्या किया, वोल्टेज, ये देखो बाकी सर्किट वही है, वोल्टेज डिवाइडर बायस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हो रहा है कि आपके पास एक आउटपुट ये लग गई, इसे हमने आउटपुट का नाम दिया वो, ठीक है, और एक ये इनपुट लग गई। और क्योंकि हम चाहते हैं कि इमीटर बाईपास हो रहा हो, तो आपने एक चीज ये लगाई है जिसे आप बाईपास कैपेसिटर। ये तीन जगह पे चेंजेस, ठीक है। और ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जब वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिज़ाइन पढ़ते हैं तो इसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस स्टडी होता है जब आप कैपेसिटर देख लेते हो, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको वोल्टेज गेन भी हाई प्रोवाइड करता है और करंट गेन भी हाई प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कैसे करता है। लेकिन एक चीज़ है कि इसका जो आउटपुट सिग्नल है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब पता है? मतलब अपोजिट बिल्कुल होगा सर। ऑपोजिट। ये देखिए ये इनपुट सिग्नल ऐसा है और आउटपुट सिग्नल ऐसा है, ठीक है। सर ये रीजन पता है, बताया नहीं सर कि वो होता क्यों है सर। ऑपोजिट, ऑपोजिट का यस सर। बताएंगे, बताएंगे वही बताएंगे, ठीक है। असल में अगर वो बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो आपको एक फार्मूला बताया कलेक्टर टू इमीटर, यस सर, उसमें है वीसीसी माइनस प्लस वी। आईसीआरसी। अगर मैं ऐसे लिख दूं और आर ई फर्ज किया कि नहीं है, ठीक है, या अगर आर ई को भी काउंट कर देते हैं तो सारी चीज़ें फिक्स्ड है। गेन का मतलब होता है करंट इंक्रीज होना चीज़ों का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा, करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो वोल्टेज क्या हो रही होगी? वीसी अगर करंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगी। वीसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसलिए ये ऑपोजिट स्टेज नजर आती है।
क्योंकि आप जब जो वी इन प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वजह से बेस करंट इंक्रीज हो रहा होगा, बेस करंट की वजह से आईसी करंट इंक्रीज हो रहा होगा। अब देख रहे हो आईसी करंट किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे था और उससे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वो बढ़ते 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 इस पीक तक पहुंच रहा होगा, तो इस पीक तक पहुंचते पहुंचते आपका जो वीसी होगा वो उस वक्त कम हो रहा होगा उस रेफरेंस पॉइंट से, और इस पीक तक पहुंचेगा। फिर जब ये इस पीक से कम हो रहा होगा और यहाँ तक आएगा इस पीक तक, तो आपके पास क्योंकि ये कम हो रहा है, आईसी की वैल्यू कम हो रही है, तो वीसीसी में से माइनस कम हो रहा होगा और ये आपके पास इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वीसी सिग्नल है, जो आउटपुट वोल्टेज है, वो आपके पास इस तरह से इंक्रीज हो रहा होगा। और फाइनली जब ये दोबारा इस पॉइंट के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो फिर वो दोबारा से डिक्रीज होगा। तो इस फिनोमेना की वजह से आप देखें ये और ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी। यस। ठीक, तो ये अच्छा, अब आपके पास आपको चीजें पता है कि ये कॉमनली यूज के, ये सिर्फ एक रेयर केस है। ठीक है, सिर्फ कॉमन इमीटर में आपको दोनों गेन्स मिलेंगे, वोल्टेज भी और करंट भी। ठीक, इसी वजह से ये वाला एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में आपको ये एम्पलीफायर मिलेगा, जिसको आप कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कहते हो या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हो। ठीक है, लेकिन आपको मैंने यही कहा था आप इस सर्किट को दो तरह से स्टडी करोगे। बता सकते हो कौन कौन से तरीके हैं वो? बेस कॉमन। एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम ये है, एम्पलीफायर की कंप्लीट सर्किट डायग्राम ये है, लेकिन आप इसके दो तरह के एनालिसिस करेंगे, एक डीसी और दूसरा ठीक है। अच्छा, डीसी एनालिसिस का मतलब है कि आप सुपीरियर रखोगे डीसी सोर्स को, कि अगर डीसी सोर्स एक्ट कर रही है तो क्या होगा। ठीक है, अभी डीसी जब डीसी फ्लो होती है तो ये कैपेसिटर ओपन होगा या शॉर्ट होगा? सर ये ओपन होगा। ये ओपन होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ कि ये कैपेसिटर असल में ऐसे नजर आएगा। ठीक है जी, इसका ये कैपेसिटर भी ओपन होगा। अगर गलत कह रहा हूँ, किसी को गलत लग रहा हो तो जरूर बताइए। ये कैपेसिटर भी ओपन होगा। ठीक बनाया मैंने सिर्फ रिप्लेस किया उन कैपेसिटर की जगह पे ओपन सर्किट्स। जी, सही बनाया? यस सर, श्योर। यस ठीक सर। है, तो इस ओपन होने का मतलब क्या है कि आपके पास ये कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, और कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है ये इनपुट सोर्स भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सारे जस्ट फॉर इसी तरह से डीसी हम लोग जी, ओपन हो। जस्ट फॉर डीसी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम लोग पहला एक एनालिसिस कर रहे हैं जिसको डीसी एनालिसिस कह रहे हैं, एसी पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब डीसी एनालिसिस का मतलब है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई एसी सोर्स कनेक्ट नहीं है, सिर्फ डीसी सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, यस। तो अब जब हमारे पास सिर्फ डीसी कनेक्टेड है तो डीसी का मतलब है कि आपके पास जो कैपेसिटर है, डीसी की बाद जो आपके कैपेसिटर मौजूद है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। और क्योंकि यहाँ से डिस्कनेक्शन है तो अगर यहाँ पर कोई भी सोर्स कनेक्ट भी होगी ना, तो तब भी कोई भी आगे उसका मकसद नहीं है, क्योंकि आगे से सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन का मतलब है एक डिस्कनेक्शन है, तो डिस्कनेक्शन का मतलब है कि ये चीज़ लगी है या नहीं लगी इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? क्लियर है? यस। इसी तरह से ये कैपेसिटर यस सर। कनेक्टेड नहीं है, ये नहीं कनेक्टेड, तो हमें ओपन सर्किट से पता है कि ये आरएल लोड भी डिस्कनेक्टेड है और ये कैपेसिटर भी डिस्कनेक्टेड है। अगर आपको लगता है कहीं पर कोई बात गलत है तो आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इस सर्किट को मैं डीसी एनालिसिस के लिहाज से बनाना चाहूँ तो वीसीसी सोर्स मौजूद होगी जो कि वीसीसी अपनी जगह पर है, आरसी रजिस्टर अपनी जगह पर आ जाएगा, जो ट्रांजिस्टर हमने लगाया हुआ है वो अपनी जगह पर आ जाएगा, आर ई रजिस्टर अपनी जगह पर आ जाएगा,
मैंने अभी कैपेसिटर नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो ओपन है। R2 रजिस्टर कनेक्ट कर दिए और R1 रजिस्टर कनेक्ट कर दिए। मैंने इनपुट सोर्स कनेक्ट नहीं की क्योंकि कैपेसिटर ओपन है। ओपन का मतलब है कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है। मैंने लोड रजिस्टर कनेक्ट नहीं किया क्योंकि ओपन है, इसका मतलब कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है और बाईपास कैपेसिटर। ऐसे ही बनेगा सर्किट डायग्राम। यस सर। यस सर। यस सर। मींस ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कौन सा सर्किट है? वोल्ट डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर बाइस। तो अब आपके पास कोई भी इस तरह के एम्पलीफायर का सर्किट हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इनपुट को हटा देना है, आउटपुट को हटा देना है, बाईपास कैपेसिटर्स को हटा देना है। तो आपके पास जो बाकी सर्किट पता चलेगा तो आपको उससे नजर आ जाएगा कि ये वोल्टेज डिवाइडर बाइस है। तो उससे आपने फाइंड क्या कर लेना है? कट ऑफ, जो कि आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। सैचुरेशन आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। और थर्ड चीज़ होगी क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, कोई बता सकते हैं वैसे? यस सर। सर डिफरेंस जी ले लेंगे बताएं। सर। सर वीसीई और आईसी की वैल्यू निकालनी है। वीसी और आईसी, ठीक है। क्यू पॉइंट के लिए आपको वीसी और आईसी कैलकुलेट करना है। तो आपको फाइनली ये ग्राफ मिल जाएगा। ये सारा का सारा डीसी एनालिसिस है जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। यही सर्किट डायग्राम बनी थी हमारी भी। यस सर। बिल्कुल सर। एक चीज और गौर करें, यहाँ पर बीटा एसी भी खत्म हो चुका है, वहां पे सिर्फ बीटा डीसी आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बीटा डीसी के लिहाज से उन्होंने बताया। बाकी तमाम वैल्यूज अपनी जगह पे। तो ये सर्किट है, ठीक है। तो डीसी एनालिसिस अब इसके लिहाज से आपको पता है कि अगर वीसी कैलकुलेट करना है तो लिखूंगा वीसी माइनस वीई। वी कैलकुलेट करना है तो वो होगा वीबी माइनस वीबीई। वीसी कैलकुलेट करना है तो होगा वीसी माइनस आईसीआरसी। आईसी कैलकुलेट करना है तो वो नियरली इक्वल होता है आई के, और वो होगा वी अपॉन आर ई। और वीबी का फार्मूला होगा R2 डिवाइडिंग बाई R1 प्लस R2 इंटू वीसीसी। सिर्फ उस वक्त अगर आपके पास आर एन बेस ग्रेटर है या इक्वल है 10R2। तो इसका मतलब आप पहले ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपके पास बीटा डीसी की वैल्यू है 150 और 150 को मल्टीप्लाई करोगे आप 560 से। क्या आंसर आता है वैसे? 150 मल्टीप्लाई बाय 560, सर 85,300। 85,300। सर 85.3 के ओम्स। 85.3 के, इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 85.3 के। तो 85.3 के और R2 की वैल्यू कितनी है? 6.8 के। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 68 के। तो 68 के स्मॉलर है 85.3 के से। तो ये आर एन बेस वाली चीज निगलेक्ट होगी और आप एग्जैक्टली यही फार्मूला यूज करो, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई है ना? सर लेकिन यहाँ कितना तक जी। स्मॉलर है सर, ये भी देखना होगा सर क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर अगर अभी हम लोग 68 के साथ सर 10 मल्टीप्लाई कर दे सर तो क्या हमारे पास 85.3 के आएगा? नहीं, 68 सर के आएगा ना, जो कम है। तो आपके पास 68 के की वैल्यू आएगी। मतलब आपके पास आर एन बेस की वैल्यू एटलीस्ट अगर 68 के होती है तो वो R2 से 10 टाइम ग्रेटर होगी। तो उसकी वजह से आप 68 के को निगलेक्ट कर सकते हो और R2 की सिर्फ 6.8 के लिए वैल्यू को यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे इस फार्मूले में होगा, ठीक है। बेसिक सी बात ये थी कि आप जब पैरेलल में लेकर आते हो तो जो भी वैल्यू इन दोनों में से 10 टाइम्स ग्रेटर होगी वो निगलेक्ट हो जाएगी पैरेलल में, बिल्कुल ठीक है। सर। तो आर एन बेस जब 10 टाइम्स ग्रेटर है मीन्स एटलीस्ट 68 के है तो ये निगलेक्ट हो जाएगी। जबकि आपकी वैल्यू तो 68 से भी ज़्यादा है, 85.3 के बन रही, तो फिर तो इसमें निगलेक्ट होना बिल्कुल बनता है। क्योंकि इनका जब आप पैरेलल कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर भी ऑलमोस्ट 6.8 किलो ओम ही आएगा। आप बेशक फाइंड कर लें तो आपको इसके नज़दीक ही नज़र आएगा, 6800 के नज़दीक, ठीक है। तो ये डीसी एनालिसिस है, इससे आपको वो ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, बैक चले जाते हैं दोबारा से। अभी तक सर्किट आधा सॉल्व हुआ था। अब हम यूज करेंगे एसी एनालिसिस, ठीक है। एसी एनालिसिस में क्या होगा, अब हम एसी सोर्स को कंसिडर करेंगे।
ठीक है, तो कैपेसिटर ओपन होंगे शॉर्ट होंगे? सर शॉर्ट हो शॉर्ट हो, तो इसका मतलब है मैं इन कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर देता हूँ एक शॉर्ट सर्किट से। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को आगे जाके ईसीडी में नजर आएगा कि ये एग्जैक्टली शॉर्ट भी नहीं होती। यस सर, ये अपनी रेजिस्टेंस होती है, वो इम्पीडेंस। इम्पीडेंस वो ईसीडी में आप उसको स्टडी करोगे, ठीक है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि जब एसी आ रहा है तो ये शॉर्ट हो चुका है, ये शॉर्ट हो चुका है और ये शॉर्ट हो चुका है। अब एक चीज है जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज को आप क्या कहते हैं, जो डीसी के लिहाज से चेंज नहीं हो रही होती। एक ये वैल्यू होती है 0 जो कि बिल्कुल चेंज नहीं हो रही होती और इसके लिहाज से एसी चेंज हो रहा होता है। फिर आपने देखा अक्सर उसमें रेफरेंस ऐड हो जाता है, लेट्स सपोज वो वैल्यू 5 ऐड हो जाती है, तो ये बन जाता है 5। तो रेफरेंस कितना है 5 और उसके लिहाज से एसी चेंज हो रहा होता है, 5 के ऊपर भी पीक जाता है और 5 के नीचे भी। तो इसका मतलब है ये 5 कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसे आप कहते हो वर्चुअल ग्राउंड, क्योंकि ये एसी के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा हूं, क्योंकि जब आप एसी के लिहाज से एनालिसिस कर रहे हो तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही, ये कांस्टेंट है, तो इसे कहा जाता है वर्चुअल ग्राउंड, इस वीसीसी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब वीसीसी कोई एक सोर्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा होगा, वो एक ग्राउंड की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो हम इसे सर्किट में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स में इसीलिए रखा है, जब भी मैं किसी चीज को बॉक्स में रखता हूँ उसका मतलब ये कि वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन हम एसी के तौर पर उसे समझ रहे हैं, तो इसलिए वो हमें ऐसा नजर आ रहा है। क्लियर? सर ठीक है। यस सर। अब मैं इसी सर्किट डायग्राम को आपको और आसान, मतलब ये तो यहाँ पर है, हम इसे और आसान तरीके से बनाकर चेक करते हैं, ठीक है। हम बना लेते हैं सबसे पहले इनपुट, जो कि पहले से कनेक्टेड है। कैपेसिटर क्या हो चुका है शॉर्ट, ठीक है। कौन सा कैपेसिटर? C1। उसके बाद आपके पास एक रेजिस्टर है R2, जो कि ग्राउंड हुआ है। ऐसे ही ये वाला पोर्शन बनाया मैंने अभी। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ट्रांजिस्टर पर क्योंकि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो बताएं आरई रेजिस्टर काउंट होगा या नहीं होगा? नहीं होएगा काम। ठीक है, क्योंकि ये इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 0 और ये बहुत ज्यादा ग्रेटर रेजिस्टेंस है। तो शॉर्ट होने का मतलब है तमाम का तमाम करंट इस पाथ से फ्लो कर रहा होगा, इस तरफ कोई भी नहीं जाएगा, एसी के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी और आप इसे ग्राउंड कर देंगे। और मैं इसे एक शॉर्ट सर्किट की तरह शो कर देता हूँ क्योंकि ये कैपेसिटर C2 है, ठीक। उसके बाद आपको एक चीज नजर आ रही है, इस पॉइंट से एक कैपेसिटर जा रहा है जो कि शॉर्ट है और उसकी वैल्यू क्या है C3। जहां पर आपको लगे कि मैं गलत बना रहा हूं तो मुझे जरूर बताइए। यहां तक ठीक है सर्किट? क्योंकि जैसा था वैसे ही बना दिए, इसको शॉर्ट कर दिए, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिया तो ये आ चुका है, ये अपनी जगह पर मौजूद है, ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद। असल थोड़ा सा इशू इसकी वजह से आता है, वर्चुअल ग्राउंड। ग्राउंड को हम नॉर्मली नीचे की तरफ शो करते हैं, तो आपको नजर आ रहा है एक रेजिस्टर ट्रांजिस्टर से पहले लगा हुआ R1, तो उसे अगर मुझे डिस्प्ले कराना है तो वो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन इसको मैं बॉक्स में रख रहा हूँ। बॉक्स में क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड, तो मैंने ये रेजिस्टर लगाया, ठीक लगाया R1 रेजिस्टर, यस सर। ठीक है। ऊपर की तरफ लगाओ, नीचे की तरफ लगाओ, किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने उसे नीचे लगा दिया ताकि आपको समझ में आए कि नीचे तमाम जो आ रहे हैं वो ग्राउंड आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो आरसी रेजिस्टर है जो कि वर्चुअल ग्राउंड से कनेक्टेड है, वो ट्रांजिस्टर के बाद लग रहा है, और कहाँ से लग रहा है? कलेक्टर से। तो मैं उसे यहाँ से लगा देता हूँ और इसको भी मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, वर्चुअल ग्राउंड RC,
ठीक है, यस सर। कोई मसला तो नहीं है इस सर्किट में? नो सर अच्छा, अगर है तो कोई जिसको भी इशू है वो पूछ सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज मैं बताऊंगा, एवी का फार्मूला याद है क्या था? RC upon R आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज आरसी अपॉन आर ई डैश, ठीक है, आरसी डिवाइडिंग बाय आर ई डैश। अब इस क्या ये सिर्फ आरसी होगा? और सर ये और तो आर एल RC और RL आउटपुट आर जी जी एल अनीस जी, क्या कह रहे हैं? सर में आउटपुट में हमारे पास आर एल भी है सर। जी, अब ये दोनों पैरेलल आ रहे होंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, आपका ए वी लिखा जाएगा आर सी पैरेलल विद आर एल डिवाइडिंग बाय आर ई डैश। अब आपको ये पता है कि अगर पैरेलल में आ गया है तो आरसी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, पैरेलल आ गए ना तो पैरेलल में कम हो जाएगी, यस सर तो बिल्कुल। उसकी वजह से गेन कम हो जाएगा, तो दोबारा अनस्टेबिलिटी आ गई। ऐसे ही है ना? तो अनस्टेबिलिटी को कैसे खत्म किया जाएगा? कैसे खत्म किया जाएगा अनस्टेबिलिटी? कैपेसिटर नहीं लगा कैपेसिटर नहीं लगाओगे, कैपेसिटर नहीं लगाओगे तो फिर तो वो डीसी वाला भी वहां पर जाकर लोड में ऐड हो रहा होगा, फिर आपको डीसी नो सर प्रोसेस में अगर के साथ कैपेसिटर लगा दे। एक मिनट जी अनीस, क्या कहना चाह रहे हो? आर क्या कहाँ पे कैपेसिटर लगा आरसी दे? के ऊपर आरसी आरसी के ऊपर कैपेसिटर लगा दे। अगर वहां पे कैपेसिटर लगाएंगे, मींस आप यहाँ पे कह रहे हो कैपेसिटर लगाने को, तो फिर तो जब डीसी या ये वाला वोल्टेज आ रहा होगा तो आरसी की तरफ आएगा ही नहीं, और अगर आरसी की तरफ नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई भी बाइसिंग ही नहीं हो सकेगी और आपको क्यू पॉइंट ही डेवलप नहीं हो सकेगा। जी मुबीन आप कुछ कह रहे थे? RC की वैल्यू को बड़ा रखेंगे ना ताकि वो RL से जो है 10 टाइम्स ग्रेटर हो। फिर तो आरसी निगलेक्ट हो जाएगा। इसी जब निगलेक्ट होएगा तो हम लोग सिर्फ अपना RL इस्तेमाल करके सर्किट हमें बना ये सकते चाहिए, जैसे आपको वीबी में सिर्फ R2 चाहिए था, हमें हमेशा सिर्फ ये चाहिए होगी। हम चाहेंगे कि लोड रेजिस्टेंस निगलेक्ट हो। हैं। सर डायोड नहीं सर तो आरसी बड़ा कर लेंगे सर। आरसी बड़ा आरएल होगा बड़ा तो ज्यादा जी, आरएल तो इसमें भी वही केस है जैसे लोडिंग इफेक्ट में है। आर एल को एटलीस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर होना पड़ेगा किससे? आर सी। तो जब ये वाली स्टेज होगी तो जो आपके पास क्या होगा, ये आर एल निगलेक्ट हो जाएगा और दोबारा से आपके पास देखें वही फार्मूला आ जाएगा। अगर आपके पास ये 10 टाइम्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो आपके पास यही फार्मूला रहेगा। ठीक, क्लियर? है सर, समझ गए। नहीं है तो पूछ ले भाई। बस जी इसे एक सेट हो जाएगी कि इससे मिनिमम लोड नहीं लग सकता। जी जी जी, एक में वैल्यू आएगी, उससे मिनिमम लोड नहीं लग सकेगी, इंस्टेबिलिटी आएगी। इसलिए मैंने शुरू में बताया था ना कि एम्पलीफायर की आप खुद अपनी डेटा शीट डिजाइन करोगे। जी, सर एक कंडीशन सेटिस्फाई कभी कभी ना हो सर, तो फिर क्या करे सर? तो नहीं होगा तो आपका गेन उतना जितना आप अचीव करना चाहते हो उतना नहीं होगा, उससे कम गेन अचीव होगा। सर मिसाल अगर मेरे पास आरएल ज्यादा है ही नहीं सर, मतलब यही तो आपको करना, आपको अक्सर दिया जाता है ना कि आप जो लेट्स सपोज आपने एम्पलीफायर यूज किया, उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पीकर कनेक्ट करना पड़ता है। आप छोटा वाला स्पीकर वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते, वो यूज नहीं हो रहा होगा, वो एम्पलीफाई नहीं कर रहा होगा, आपको एक बड़ा स्पीकर कनेक्ट करना। तो असल में बड़ा स्पीकर का मतलब यही है, किसी बड़े स्पीकर का मतलब यही है कि उसकी लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको एक पता चल जाता है। इसी तरह से तो आप अपनी डेटा शीट डेवलप कर रहे हो। आप देखो, आप खुद डेवलप कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा था ना कि लोड की भी एक बार बात आई, जैसे आपको ये पता चल चुका है कि कितना मैक्सिमम इनपुट आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने एम्पलीफायर को, कितना मैक्सिमम वो गेन अचीव कर सकता है आपका एम्पलीफायर। ठीक है, कितने मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो वो भी आप बताओगे। कैसे बताओगे? अगर आरसी की वैल्यू, तो आप बताओगे आर लोड एटलीस्ट 100 ओहम का होना चाहिए या उससे ग्रेटर। ठीक है, तब आपके एम्पलीफायर एक अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है जी, ये सर्किट Yes, डायग्राम याद है, इसको जहन बिल्कुल में याद रखिए है सर। सर्किट डायग्राम, ठीक है। और देखिए ये सर्किट डायग्राम वही है, यस सर, यहाँ पे सिर्फ लोड नहीं लगा हुआ। लोड कनेक्टेड नहीं है सर, ठीक है। हम लोड को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग फिलहाल इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अब इश्यू क्या है, अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के गेन के फार्मूला बनता है। अगर गेन के साथ लोड रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो फार्मूला होता है आर सी डिवाइडिंग बाय आर ई डैश, और लोड कनेक्टेड। अगर यहाँ पर लोड कनेक्टेड है तो ये फार्मूला हो जाता है ए वी इज इक्वल टू आर सी पैरेलल विथ आर एल, RL। आर सी पैरेलल है आर एल के साथ डिवाइडिंग बाय आर ई डैश, ठीक है। और थर्ड एक और चीज़ होती है कि अगर पैरेलल भी है लेकिन ये जो बाईपास कैपेसिटर है ना, लेट्स सपोज ये नहीं है, आपने कनेक्ट ही नहीं किया ये रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रही होगी, वो होगी आर ई। ऐसे ही ना, अगर बाईपास कैपेसिटर नहीं होगा तो ये शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा तो ये रेजिस्टर अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगी और आपने लोड भी कनेक्ट किया है तो आपके गेन का फार्मूला हो जाएगा ए वी इज इक्वल टू आर सी पैरेलल विद आर एल, क्योंकि लोड भी कनेक्टेड है और आर सी भी कनेक्टेड है। लेकिन अब आर ई डैश में एक रेजिस्टेंस ऐड हो रही होगी, और वो कौन सी रेजिस्टेंस होगी, आर ई सर। एक्स। RE। ठीक। अब एक और केस ये बन सकता है जो कि फोर्थ केस है कि आपने लोड नहीं कनेक्ट किया, ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं है और कैपेसिटर भी कनेक्टेड नहीं है, तो तब गेन का फार्मूला क्या होगा, RCA डिवाइडेड बाय RE प्लस RE। अगर लोड RE कनेक्टेड डैश नहीं है तो प्लस सिर्फ आर सी आर ई डैश प्लस आर, ठीक है। अब एक और चीज होती है कि मैं ये कहता हूँ कि आपने ये बाईपास कैपेसिटर लगाया हुआ, ठीक है, ये कैपेसिटर लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, उसको हम नाम देते हैं आर ई वन, और इसे नाम देते हैं आर ई टू। बताएं फार्मूला क्या होगा, सर। RE RE की जगह यहाँ बाईपास पे RE1 लिखेंगे। कैपेसिटर लगा हुआ है, ए वी इज इक्वल टू, फार्मूला बताएं, RC। लोड डिस्कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड नहीं, यस, RC आर डिवाइडेड सी बाय RE डैश प्लस R जी प्लस प्लस RE1। आर आर ई। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब बाईपास कैपेसिटर भी कनेक्टेड नहीं है, या वो जल गया है, या वो कनेक्टेड नहीं है, और लोड रेजिस्टर भी कनेक्टेड नहीं है, तब फार्मूला क्या होगा, RC आर सी डिवाइडेड बाय RE डैश आर ई डैश प्लस RE। प्लस आर ई, जी आगे, RE1 सर। आर ई वन RE1 प्लस RE2 सर। RE1 प्लस RE2। आर ई आर ई टू। देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के बेतहाशा फार्मूलाज यूज हो सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पे आपने ये आर सी सिर्फ लिखा है, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि लोड कनेक्टेड हो और बाईपास कैपेसिटर कनेक्ट ना हो, तो फिर आरसी के साथ पैरेलल में आ जाएगा आरएल। तो आपको एक बेसिक सी चीज़ याद रखनी है कि अगर आर ई बाईपास हो रहा है तो वो ऐड नहीं होगा, अगर बाईपास नहीं हो रहा तो ऐड होगा, ठीक। और अगर लोड रेजिस्टर लगा है तो वो पैरेलल में आएगा, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वो पैरेलल में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने 6 किस्म के फार्मूलाज यहाँ पे लिख दिए, ये 8 किस्म के फार्मूलाज भी बन सकते हैं, सिर्फ एक माइनर सी चेंजेस के साथ, ठीक है। यस सर। तो मेरे ख्याल से आज के लिए यहीं तक ही काफ़ी, बाकी फिर मैं आपको यस बाद में बताऊँ, ठीक है, कि आपको एसी एनालिसिस करने का बताऊँ, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू। अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।